अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी और इसका वेट होता है 15 से 20 ग्राम्स इन एडल्ट। होप सो कि आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट पता होगा जो कि है 0.5 ग्राम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कितना छोटा सा ग्लैंड है और इसके मुकाबले में जो थायराइड ग्लैंड है तो वो बड़ा ग्लैंड होता है, इसका वेट ज़्यादा होता है और इसकी शेप बटरफ्लाई शेप्ड होती है इस तरीके से। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड लोब्स। ये इसका एक लोब होता है और ये इसका दूसरा लोब होता है और ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है और जिस कनेक्शन के थ्रू ये कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं एस्थेमस। अब इसकी लोकेशन को स्टडी कर लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द नेक रीजन below the larynx on each side of and interior to the trachea। ये larynx के नीचे होता है और जो ट्रैकिया की जगह है तो उसके बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद होता है। इसका एक लोब ट्रैकिया के एक साइड पर होता है और इसका दूसरा लोब ट्रैकिया के दूसरे साइड पर होता है। अब हम थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस के बारे में स्टडी करते हैं। 3 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे होते हैं। इनमें एक हार्मोन है ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको सिंपली हम T3 भी कहते हैं। नेक्स्ट वन हार्मोन है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। टेट्रा है इट मीन कि हम इसको T4 भी कहते हैं या सिंपली हम इसको थायरोक्सिन भी कहते हैं। और नेक्स्ट हार्मोन जो कि रिलीज़ हो रहा होता है थायराइड ग्लैंड से वो है कैल्सिटोनिन जिसको हम टायरोकैल्सिटोनिन भी कहते हैं। अब हम इन हार्मोन्स की केमिकल नेचर को स्टडी करते हैं। आपने डिफरेंट हार्मोन्स की केमिकल नेचर को स्टडी किया हुआ होगा कि कोई हार्मोन स्टेरॉइड इन नेचर होता है, कोई हार्मोन टायरोसिन एमाइनो एसिड का डिराइवेटिव होता है और कोई हार्मोन एमाइनो एसिड से बना हुआ या तो पॉलीपेप्टाइड होता है या प्रोटीन होता है। तो जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं तो इनकी केमिकल नेचर सिमिलर है क्योंकि ये टायरोसिन के डिराइवेटिव्स हैं, जबकि कैल्सिटोनिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है और ये 32 एमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो ये हमने इनकी केमिकल नेचर को स्टडी कर लिया। अब हम 1 बाय 1 T3 और T4 को स्टडी करेंगे और उसके बाद हम कैल्सिटोनिन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द T3 एंड T4। एक तो हमने ये बात कर ली कि इन हार्मोन्स को बनाने के लिए हमारे पास टायरोसिन एमाइनो एसिड होना चाहिए। दूसरी हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इन हार्मोन्स को बनाने के लिए हमारे पास आयोडीन भी होना चाहिए। वो आयोडीन जो कि हम अपनी नॉर्मल डाइट के अंदर ले रहे होते हैं तो वो आयोडीन हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। ऑल्दो के ब्लड से उस आयोडीन का लार्जर पोर्शन यूरिन के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है और बहुत कम क्वांटिटी में वही आयोडीन जो कि ब्लड में मौजूद होता है उसको हमारे यही थायराइड ग्लैंड के सेल्स ट्रैप कर लेते हैं। बट वो स्मॉल क्वांटिटी भी इनफ होती है हमारे T3 और T4 की नॉर्मल सिंथेसिस के लिए। जिस तरीके से हमने बात की कि बहुत कम क्वांटिटी में हमें आयोडीन चाहिए तो 50 मिलीग्राम पर एयर हमें आयोडीन चाहिए होता है और अगर हम वीक के हिसाब से देखें तो ये क्वांटिटी बनती है 1 मिलीग्राम पर वीक। तो अगर इतना भी आयोडीन हमें मिल जाए तो हम नॉर्मली T3 और T4 को बना सकते हैं। T3 को हम T3 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास 3 आयोडीन के एटम्स होते हैं और T4 के पास 4 आयोडीन के एटम्स होते हैं। T4 फिर बाद में कन्वर्ट हो जाता है इनटू T3 इनसाइड द टिश्यूज़। बोथ परफॉर्म सेम फंक्शंस। T3 और T4 एक जैसा ही काम कर रहे होते हैं। क्या काम है इनका कि इन्होंने कंट्रोल करना होता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। हमारी बॉडी में A to Z होने वाले तकरीबन तमाम रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए T3 और T4 ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। T3 इज़ अबाउट 4 times एज पोटेंट एज थायरोक्सिन बट इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड इन मच स्मॉलर क्वान्टिटीज़ एंड परसिस्ट फॉर अ मच शॉर्टर टाइम्स देन डज थायरोक्सिन। अब यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि दोनों हार्मोन्स का काम एक जैसे हैं बट फिर हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर थायरोक्सिन से ही कंट्रोल हो रहा होता है। हालांकि T3 4 times उतना ही पोटेंट है जितना थायरोक्सिन है बट इस T3 के साथ मसला ये है कि हमारे ब्लड में इसकी क्वांटिटी कम होती है। 93% हमारे ब्लड में T4 मौजूद होता है यानी कि थायरोक्सिन और कम क्वांटिटी में T3 मौजूद होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे ब्लड के अंदर ये T3 ज़्यादा देर के लिए रहता भी नहीं है। इसका जो क्लियरेंस रेट है मतलब कि ब्लड से इसको क्लियर करने का जो रेट है
तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी है, मतलब जल्दी जल्दी इसको ब्लड से उठाकर यूरिन का हिस्सा बना दिया जाता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। जबकि जो थायरॉक्सिन है तो वो हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा देर के लिए रहता है, इसलिए हम ये बात कह रहे होते हैं कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर T4 यानी कि थायरॉक्सिन ही से कंट्रोल हो रहा होता है, क्योंकि एक तो T3 की क्वांटिटी कम है और दूसरी बात यह है कि वो ब्लड से जल्दी क्लियर हो जाता है, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलीज ऑफ T3 एंड T4 रेगुलेशन। इन T3 और T4 को रेगुलेट करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथैलेमस का भी यहाँ पर रोल है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस अपना हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, या सिंपली हम इसको TRH भी कहते हैं। पहले ये हार्मोन रिलीज़ होगा, वो जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और उससे बोलेगा कि अपना हार्मोन रिलीज़ करो, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करो, जिसको हम सिंपली TSH भी कहते हैं। तो जब ये TSH इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो जाएगा तो फिर ये थायराइड ग्लैंड के पास आएगा जो कि नेक रीजन में मौजूद है और उसको बोलेगा कि T3 और T4 हमने रिलीज़ कर दो। तो इस तरीके से T3 और T4 रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये ब्लड के अंदर एक नॉर्मल क्वांटिटी में रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब इनका एक नॉर्मल लिमिट पहुंच जाएगा तो फिर ये इसी हाइपोथैलेमस को फीडबैक मैकेनिज्म देंगे। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ज़रिए अपनी ही क्वांटिटी को कम कर देंगे, क्योंकि इनकी मज़ीद क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, इसलिए ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक का मैकेनिज्म देते हैं। तो जब ये T3 और T4 नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं इस हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशंस को स्टॉप कर देता है या कम कर देता है। TRH नहीं रिलीज़ होगा तो इंटीरियर पिट्यूटरी से TSH रिलीज़ नहीं होगा, और TSH जब नहीं रिलीज़ होगा तो थायराइड ग्लैंड T3 और T4 को नहीं रिलीज़ करेंगे। तो इस तरीके से एक इसी मैकेनिज्म के थ्रू T3 और T4 अपनी लेवल को इनसाइड द ब्लड कंट्रोल कर रहे होते हैं बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक मैकेनिज्म टू हाइपोथैलेमस। तो अब हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4। ये हार्मोन्स प्रमोट करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी को। बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसको हम सिंपली BMR भी कहते हैं। BMR कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ कैलोरीज को अ पर्सन नीड्स टू बर्न टू सस्टेन देयर बेसिक लाइफ फंक्शंस, फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा एट रेस्ट। मतलब कि जब हम रेस्टिंग की कंडीशन में होते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, तो उस दौरान भी तो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस चल रहे होते हैं। मतलब कि हम रिस्पायर कर रहे होते हैं, हमारी हार्ट की बीटिंग हो रही होती है, हमारा जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है। तो इन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को सस्टेन रखने के लिए जो हम कम से कम अमाउंट में कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं BMR। तो आपने सिंपली इतना याद रखना है कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए T3 और T4 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब बॉडी में रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उस दौरान में हीट की प्रोडक्शन होती है। तो हीट प्रोडक्शन यानी कि थर्मोजेनेसिस के लिए भी थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे हम T3 और T4 का पहले फंक्शन स्टडी करेंगे ऑन मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, और उसके बाद हम इन हार्मोन्स का इफ़ेक्ट स्टडी करेंगे बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस के ऊपर। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि ये जो हार्मोन्स है ये स्टिमुलेट करते हैं ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये सेल से कहते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज लो और उसकी यूटिलाइजेशन कर दो। तो जब सेल ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करता है तो इट मीन कि ATP की प्रोडक्शन हो जाती है। ये T3 और T4 अपने साथ इंसुलिन को भी रिलीज़ करवा देते हैं। इंसुलिन को भी कहते हैं कि आज और हम सब मिलकर काम करते हैं ताकि हम जो ग्लूकोज है तो उसकी कैटाबॉलिज्म कर सकें। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर कम करवाने की कोशिश की जाती है। जबकि दूसरी तरफ GIT ट्रैक्ट से कहते हैं कि ग्लूकोज को फीकल मटीरियल में मत जाने देना, ग्लूकोज को ब्लड में डाल दो। तो ब्लड में भी ग्लूकोज की क्वांटिटी इंक्रीज कर होते हैं, फिर ब्लड से उठाकर सेल को दे रहे होते हैं। और प्रोटीन और फैट्स के साथ क्या करते हैं, फैट्स और प्रोटीन को बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस कन्वर्ट कर रहे होते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस से ये कार्बोहाइड्रेट्स को बना रहे होते हैं, जबकि उसी कार्बोहाइड्रेट को फिर तोड़ रहे होते हैं। सेल्स को कहते हैं कि यूटिलाइजेशन तेज़ कर दो और ATP की प्रोडक्शन तेज़ कर दो। तो T3 और T4 की वजह से बॉडी एक्टिव हो जाती है। आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा, छोटे बच्चे बैठते नहीं हैं किसी भी एक जगह पर,
उसका रीज़न यही है कि वो हाइपर एक्टिव स्टेट में होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में T3 और T4 बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा होता है। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इसका इफेक्ट स्टडी कर लिया। अब हम फैट्स के ऊपर इसका इफेक्ट स्टडी करते हैं। ये स्टिमुलेट करता है फैट की मेटाबॉलिज्म को भी। ये सिंथेसिस कर रहा होता है कोलेस्ट्रॉल की इन द लिवर, और इसके अलावा ये डिक्रीज़ कर रहा होता है फ़ैट के स्टोर्स को इन द बॉडी। जो एडिपोज टिश्यूज़ में फ़ैट स्टोर हुए होते हैं तो वहाँ से फ़ैट्स को वापस लेकर आता है और उसी फ़ैट को फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट कर रहा होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये डिक्रीज़ करता है बॉडी के वेट को। जिसकी बॉडी में T3 और T4 नॉर्मल अमाउंट में रिलीज़ हो रहे होते हैं या नॉर्मल क्वांटिटी से हल्की सी ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहे होते हैं, तो उनका जो वेट है वो कभी भी गेन नहीं होता है, क्योंकि उनकी बॉडी में फैट्स नहीं स्टोर होते हैं। ये इंक्रीज़ करते हैं मसल्स के डेवलपमेंट को और मसल्स की फंक्शनिंग को भी। ये इंक्रीज़ कर रहे होते हैं रिस्पायरेशन को, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं नर्वस सिस्टम की। इसलिए जब नर्वस सिस्टम बन रहा होता है तो अगर उस टाइम उस फीटस को प्रॉपरली या उस न्यूली बॉर्न बेबी को प्रॉपरली जो T3 और T4 है उसकी क्वांटिटी ना मिले तो उसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। ऑल्सो हैव एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन CNS, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिव स्टेट में भी रख रहे होते हैं, एक्साइटेबल स्टेट में भी रख रहे होते हैं। तो अगर नर्वस सिस्टम एक्साइटेबल स्टेट में होता है तो डिफ़िकल्टी हो जाती है इन स्लीपिंग। तो अक्सर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा जब हम बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो उस टाइम हमें प्रॉपरली नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो ब्रेन है वो हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में होता है, इसलिए हमें प्रॉपरली नींद नहीं आती है। लेकिन हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्साइटेटरी इफेक्ट है नर्वस सिस्टम पर, तो ये नॉर्मल लिमिट में उसको एक्साइटेबल करता है, हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में नहीं लेकर आता है। हाइपर एक्साइटेबल स्टेट में तो तब लेकर आएगा जब T3 और T4 अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा रिलीज़ होंगे। अगर नॉर्मल क्वांटिटी में है तो नॉर्मल लिमिट में उसको एक्टिव किया हुआ है। इसके अलावा ये प्रोमोट करता है ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ स्केलेटन, बोन्स की ग्रोथ के ऊपर भी, इसकी मैचुरेशन के ऊपर भी T3 और T4 का इफेक्ट है। प्रोमोट करता है नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो GIT ट्रैक्ट है तो वहाँ से फूड की जो मूवमेंट का प्रोसेस है तो उसको भी एक्टिवेट कर रहा होता है। एपिटाइट को बढ़ाता है, फूड इनटेक को बढ़ा रहा होता है। जो डाइजेस्टिव जूसेस है तो उनकी भी सिक्रीशन को इन्हेंस कर रहा होता है, उसको भी इंक्रीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो फूड डाइजेशन का प्रोसेस है तो वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और फूड का GIT ट्रैक्ट से आगे आगे जाने का जो प्रोसेस है तो वो भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट फंक्शंस पढ़े T3 के एंड T4 के। आपने अच्छे तरीके से इन फंक्शंस को लर्न कर लेना है, क्योंकि जब तक आप इन फंक्शंस को लर्न नहीं करोगे तब तक आप हाइपोसिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4 को नहीं समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होने वाले नेक्स्ट हार्मोन की, दैट इज़ कैल्सीटोनिन। कैल्सी का टर्म जहाँ पर भी लगता है तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि हम कैल्शियम से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। Calcitonin released from the thyroid gland when calcium level increases in blood or extracellular fluid। जब ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर एक नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा कैल्शियम मौजूद होता है तो तब ये कैल्सिटोनिन रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है और ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या ब्लड से फिर उस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम कैल्सिटोनिन को हाइपोकैल्सेमिक एजेंट भी कहते हैं। तो इसके फंक्शंस को स्टडी करते हैं। इसका मेजर फंक्शन ये है कि इसने कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज़ करना है ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। ये हाइपोकैल्सेमिक एजेंट है। अब ये हर एक मुमकिन तरीके कार करता है कि ब्लड के अंदर ये कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। इट प्रमोट्स कैल्शियम डिपोजिशन इनटू द बोन्स। अब ब्लड में जो हाई अमाउंट में कैल्शियम मौजूद है तो उसी कैल्शियम को यही कैल्सिटोनिन उठा लेगा और बोन्स के ऊपर डिपॉजिट कर देगा। तो हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इसी कैल्सिटोनिन की वजह से, क्योंकि ये कैल्शियम को डिपॉजिट करवा रहा होता है बोन्स के ऊपर। इट इनहिबिट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन्स, क्योंकि हम ये बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ अगर अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा मौजूद होती है तो वो हमारी बॉडी के लिए एज अ टॉक्सिक मटीरियल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं कि ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम का लेवल अपनी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है तो ये हमारे लिए टॉक्सिक है।
तो कैल्सिटोनिन क्या करता है कि ये इंटेस्टाइन से कहता है कि कैल्शियम को मत एब्जॉर्ब करवाओ, उसको ब्लड का पार्ट मत बनाओ, ब्लड में ऑलरेडी इतने ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम मौजूद है। तो इसलिए इंटेस्टाइन्स फिर इसी कैल्सिटोनिन की ऑर्डर की वजह से क्या करते हैं कि वो फीकल मटीरियल के अंदर कैल्शियम को एक्सक्रीट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। इट ऑल्सो इनहिबिट्स कैल्शियम रीएब्जॉर्प्शन बाय किडनी ट्यूब्यूल्स। इट इनहिबिट्स पोटाशियम रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। अब चूँकि ब्लड में ज़्यादा है, इसलिए जब यही ब्लड जाएगा किडनीज तक तो उस ब्लड में मौजूद है कैल्शियम को वापस ब्लड में नहीं डाल दिया जाएगा, मतलब उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाई जाएगी, बल्कि उसको यूरिन में एक्सक्रीट आउट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कैल्शियम के साथ साथ जो पोटाशियम आयंस हैं तो उनको भी यूरिन में एक्सक्रीट आउट करने के लिए यही कैल्सिटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने स्टडी किया अबाउट द कैल्सिटोनिन कि ये तब रिलीज़ होता है जब ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है और ये उस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम को डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो ये ब्लड से उठाकर बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करवा देता है, बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इसी कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से, जो कि कैल्सिटोनिन कर रहा होता है। ब्लड में ज़्यादा है इसलिए इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन को रोक रहा होता है, ब्लड में चूँकि ज़्यादा है इसलिए किडनी ट्यूब्यूल्स को भी कहता है कि वापस इसी कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन मत करवाओ ब्लड में, बल्कि इसको यूरिन में जाने दो। तो यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाता है जब कैल्सिटोनिन मौजूद होता है, और कैल्शियम के साथ साथ पोटेशियम आयंस की भी जो रीअब्जॉर्प्शन है तो उसको रोक रहा होता है यही कैल्सिटोनिन फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल्स। अब हम एब्नॉर्मेलिटी स्टडी करते हैं कैल्सिटोनिन की। यहाँ पे हम हाइपो सिक्रीशन की बात करेंगे। आपने हाइपर सिक्रीशन को खुद ही अपने कंसेप्ट से लिख लेना है। हाइपो मतलब कि अंडर सिक्रीशन हो रही है, कम अमाउंट में कैल्सिटोनिन रिलीज़ हो रहा है, तो कैल्सिटोनिन की कम क्वांटिटी है, डिक्रीज्ड क्वांटिटी है। तो अगर कैल्सिटोनिन प्रॉपरली नहीं रिलीज़ हो रहा है तो इट मीन के कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर अपने नॉर्मल लिमिट से भी ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम है इसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या क्या डिस्टर्बेंस आ जाती हैं। बोन्स आर चेंज्ड इन मास, साइज एंड शेप, क्योंकि बोन्स के ऊपर कैल्शियम को डिपॉजिट करने वाला तो कैल्सिटोनिन ही होता है। अगर कैल्सिटोनिन नहीं है तो अगर ब्लड में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है भी तो उस कैल्शियम को उठाने वाला कोई नहीं है, बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए बोन्स इफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर कैल्सिटोनिन बहुत हाई क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा होता है क्योंकि उनकी बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है। और जो नर्वस सिस्टम है वो इसी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से डिप्रेस्ड स्टेट में चला जाता है। ये इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं नर्व की ट्रांसमिशन को। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं अगर उनके बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में मौजूद रहता है तो फिर उन न्यूरॉन्स के पास सोडियम के चैनल्स नहीं खुलते। तो सोडियम के चैनल्स ना खुलने की वजह से जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन है तो वो रुक जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स डिप्रेस्ड स्टेट में चले जाते हैं अगर बाहर उनके कैल्शियम ज़्यादा होता है। और अगर नर्वस सिस्टम डिप्रेस्ड स्टेट में चला जाता है तो इट मीन कि मसल्स को ऑर्डर करने वाला भी कोई नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। इसलिए अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, प्रॉपरली अपना काम नहीं करते हैं तो मसल्स वीक हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर कैल्सिटोनिन नहीं है तो ब्लड के अंदर या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम का लिमिट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से किडनी स्टोन्स भी कॉज हो सकते हैं। तो ये हमने एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ कैल्सिटोनिन को स्टडी कर लिया कि हमारे बोन्स इफेक्ट हो जाते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है क्योंकि हमारे न्यूरॉन्स के बाहर अगर कैल्शियम ज़्यादा अमाउंट में मौजूद रहता है तो फिर हमारे न्यूरॉन्स सोडियम के चैनल्स को नहीं खोलते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल आगे की तरफ नहीं ट्रांसमिट होता है और हमारे न्यूरॉन्स डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं। अगर न्यूरॉन्स डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं तो मसल्स को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑर्डर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं। और अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो चुका है अपने नॉर्मल लिमिट से तो किडनी स्टोन्स के भी बनने का चांस होता है। सो इट्स ऑल अबाउट द कैल्सिटोनिन। तो ये आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट द थायराइड ग्लैंड कि ये हमारे नेक रीजन में मौजूद बटरफ्लाई शेप्ड का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है और 3 हार्मोन्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं, जिसमें एक है T3, दूसरा है T4, तीसरा है कैल्सिटोनिन। T3 और T4 दोनों का काम एक ही जैसा है कि इन्होंने बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना होता है और इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना होता है और जो फैट्स है तो उनको अपने स्टोर से वापस लाकर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना होता है, प्रोटीन्स को भी कन्वर्ट करना होता है।
कार्बोहाइड्रेट्स में जो सेल्स हैं तो उनकी कार्बोहाइड्रेट्स की जो ब्रेकडाउन है उसका प्रोसेस तेज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। T3 और T4 की वजह से बॉडी का वेट डिक्रीज़ हो जाता है, मसल्स की जो फंक्शनिंग है वो इंक्रीज़ हो जाती है, रिस्पायरेशन तेज़ हो जाती है, हमारी जो ब्लड फ्लो है, हमारा जो कार्डिक आउटपुट है, हार्ट की बीटिंग है तो वो तेज़ हो जाती है। T3 और T4 की वजह से नर्वस सिस्टम एक्साइटेबल स्टेट में आ जाता है, मतलब कि एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से समटाइम हमें सोने में भी जो है प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा हमने कहा कि बोन्स की ग्रोथ और मैच्योरेशन पर T3 और T4 का इफ़ेक्ट होता है, और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में फूड के पास होने का जो प्रोसेस है तो उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं, हमारी भूख को बढ़ाते हैं, एपिटाइट को बढ़ाते हैं। आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब हमें सर्दी लग रही होती है तो उस टाइम हमें भूख भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि जब हमें सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी चाहती है कि वो हीट की प्रोडक्शन करे, तो हीट की प्रोडक्शन के लिए हमें थायरॉक्सिन को रिलीज़ करवाना पड़ता है। तो जब थायरॉक्सिन हीट की प्रोडक्शन के लिए रिलीज़ हो जाता है तो उस टाइम ये हमारी भूख को भी बढ़ा देता है। तो जो हमारी फूड इनटेक है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस है तो ये सारे ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहे होते हैं T3 और T4 की वजह से। फिर हमने कैल्सीटोनिन को स्टडी किया कि ये कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा होता है ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, लेकिन ये नॉर्मल लिमिट में छोड़ देता है, मज़ीद को ये उठाकर बोन्स के ऊपर डिपॉजिट करवा देता है, जिसकी वजह से हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको इनहिबिट करते हैं, और जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ से कैल्शियम और पोटेशियम आइंस की रीएब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट कर रहे होते हैं। तो ये हमने 3 हार्मोन्स के बारे में स्टडी किया थायराइड ग्लैंड के। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम T3 और T4 की वजह से जो एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं उनके हाइपर सिक्रीशन एंड हाइपो सिक्रीशन की वजह से, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।